अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमूमन मेरे टॉपिक्स टेक्स्ट बुक्स के साथ मिलते नहीं हैं। कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें बना देता हूं जो टेक्स्ट बुक्स में आपको नज़र आती हैं, लेकिन टॉपिक्स मैं अपनी मर्ज़ी से लेता हूं और उनको अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि मुस्तकबिल में जो चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक्स में नहीं हैं। इसलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे अपनी वीडियोस में लानी पड़ती हैं जो कि आप बहुत जल्द देखने वाले हैं। उन्हीं में से आज एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं और ये वीडियो होगी क्योस थ्योरी पर। ये एक मैथमेटिक्स की शाख है जो कि बहुत जल्द आपको किताबों में नजर आएगी। मुस्तकबिल का मैथमेटिक्स इस थ्योरी पर बेस करते हैं और मैं इसको बहुत सिंपल करके बताऊंगा ताकि एक 9वीं 10वीं के बच्चे को भी समझ आ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स की। मेरा सवाल ये होगा कि क्या हमारी यूनिवर्स प्रिडिक्टेबल है? क्या हम अपनी यूनिवर्स, अपनी कायनात के मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं? प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी यूनिवर्स में एक पैटर्न और स्ट्रक्चर हो, क्योंकि साइंस एक ऐसा टूल है जो चीज़ों के स्ट्रक्चर को देखता है, ऑर्डर को देखता है, पैटर्न को देखता है और फिर मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई करता है। तो चीज़ों को मेयर करता है और फिर उनके मुस्तकबिल के बारे में हमें पेशन गोई करता है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं और वो एग्जांपल है हमारी नेचर से स्नोफ्लेक्स। स्नोफ्लेक्स आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स में होते हैं, लेकिन तमाम स्ट्रक्चर्स 6 फोल्डेड होते हैं। तो आपको यहाँ पर 6 किस्म की ब्रांचेस नजर आ रही होंगी। तो जब भी कोई स्नोफ्लेक बनने की कोशिश करता है, शुरू करता है, तो हमें फौरन पता चल जाता है, क्योंकि हमें उसका स्ट्रक्चर पता है कि ये इनमें से कौन सा स्नोफ्लेक बनने जा रहा है। और जब हमें ये पता चल जाता है कि ये वाला स्नोफ्लेक बनने जा रहा है, तो फिर हमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी मालूम होता है। इसी तरीके से आप शहद की मक्खियों के छत्ते को ले लें। अगर मैं आपको इस स्क्रीन के बाद पूछूं कि आगे ये छत्ता कैसे जाएगा, तो आप ड्राइंग बनाकर मुझे बता देंगे, क्योंकि इस छत्ते में एक सिमेट्री है, इस हनीकॉम्ब में एक सिमेट्री है और उस सिमेट्री की वजह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये छत्ता, ये हनीकॉम्ब आगे किस तरीके से हेक्सागोनल शेप्स बनाता चला जाएगा। यही चीजें आपको पहाड़ों में नजर आती हैं। पहाड़ों की रॉक्स में भी कई जगहों पर आपको सिमेट्री नजर आती है और उसकी बिना पर आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी किस्म के पैटर्न्स को हम शेवरॉन पैटर्न्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ऐसी रेपिटेशन को प्रिडिक्ट करना मुश्किल बात नहीं। यही रेपिटेशन हमें अपने सोलर प्लैनेट में भी नजर आती है। हमारे सन के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स घूमते हैं। मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि 365 दिनों के बाद जमीन उसी जगह पर होगी जिस जगह आज है। तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्योंकि हमें सीक्वेंस और पैटर्न के बारे में मालूम है। सीक्वेंस और पैटर्न पर सबसे पहले गौर व खौज करना शुरू किया गैलीलियो ने, और उन्होंने नेचर के पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया। अमूमन वो चर्च जाते थे और चर्च के छत के ऊपर एक शैंडलियर, एक फानूस लगा होता था, और वो फानूस हवा की वजह से झूमता था, ऑसिलेट करता था। वो उस शैंडलियर की ऑसिलेशन देखते थे और उसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। बाद में गैलीलियो ने अपना एक पेंडुलम भी दिया, लेकिन उन्होंने हमें यह बताया कि इस शैंडलियर का टाइम पीरियड इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि हवा कितनी तेज चल रही है, यानी उसकी पुश पर डिपेंड नहीं करता, उसकी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये शैंडलियर उठा के आप किसी भी जगह चले जाएं तो उसका टाइम पीरियड इतना ही रहेगा, और किस वक्त आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दिन या रात, इस पर भी इसका टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। लेकिन गैलीलियो इसके बारे में हमें एक मुस्तनिद इक्वेशन देने में नाकाम रहे, क्योंकि ये काम करना था न्यूटन ने। न्यूटन जब आए तो उन्होंने भी पेंडुलम के इस रक्स को, इस मोशन को इक्वेशन की शक्ल में ढालने की कोशिश की और हमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी। ये इक्वेशन मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जिसमें आप उसकी लेंथ देख सकते हैं, उसका एयर बिहेवियर देख सकते हैं, उसकी ग्रेविटी देख सकते हैं और उसके साथ रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद इस इक्वेशन को एक्सप्लोर करना नहीं है। इस इक्वेशन के
सोल्यूशन की तरफ गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आप थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास एक साइनसॉइडल वेव आएगी, और उस वेव से आपको अंदाजा भी होता है कि पेंडुलम भी बिल्कुल वैसी ही वेव टाइम में बना रहा होता है। मजीद अगर हम उसके टाइम पीरियड को देखें तो आपको नजर आएगा कि 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। जी का अंडर रूट क्या होता है, तकरीबन पाई के इक्वल होता है, तो पाई जी के साथ कैंसिल आउट हो सकता है और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 2 अंडर रूट या स्क्वायर रूट एल। अब आप देखिए कि ये इक्वेशन वही चीज बता रही है जो गैलीलियो ने प्रेडिक्ट की थी। गैलीलियो ने ये कहा था कि टाइम पीरियड पुश पर डिपेंड नहीं करता, किसी वक्त पर डिपेंड नहीं करता और लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। न्यूटन ने एक इक्वेशन के जरिए गैलीलियो को सच साबित कर दिखाया। पेंडुलम एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है जो न्यूटन के लॉज को ओबे करता है। न्यूटन ने हमें बताया कि प्रेडिक्शन कैसे की जा सकती है। तो न्यूटन का यह कहना है कि सबसे पहले आप उस प्रोसेस की जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, मुस्तकबिल के बारे में कुछ अंदाजा लगाना चाहते हैं, उस प्रोसेस की एक इक्वेशन बना लें, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें और जो सोल्यूशन आपके पास आएगा उसकी बेसिस पर आप एक प्रेडिक्शन कर सकेंगे। कई मरतबा डिफरेंशियल इक्वेशंस इतनी ज़्यादा मुश्किल होती हैं या इतनी तादाद में बन जाती हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की ताकत मैं आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ। जो जो इंसान नए नए सैयारों को दरियाफ्त कर रहा था, उसी वक्त वो उनकी मोशन को परख रहा था, क्रॉस चेक कर रहा था न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज की डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए। तो जब हमने वीनस को दरियाफ्त किया तो हमने उसका मदार और न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को कंबाइन किया, देखा तो हमें बिल्कुल एक जैसे रिजल्ट मिले। फिर हमने जब मार्स को दरियाफ्त किया, फिर ये किया, तो उसका मोशन और न्यूटन के लॉज में एक कंपेटेबिलिटी, एक मुनासबत नज़र आई हमें। लेकिन ये मुनासबत उस वक्त गायब हो गई जब विलियम हर्शल ने यूरेनस को दरियाफ्त किया, क्योंकि जब यूरेनस को देखकर उसके मोशन की ट्रेजेक्ट्री को प्लॉट किया जाता था और न्यूटन के लॉ से उसको कैलकुलेट किया जाता था तो उसमें फ़र्क आ रहा था। यूरेनस एक तरफ को वॉबल कर रहा था और फिर हम ये समझ चुके थे कि ये वॉबल इस वजह से हो रहा है कि उस तरफ कोई और सियारा मौजूद है और उस सियारे का नाम आज हम जानते हैं जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो नेपच्यून वो सियारा था जो टोटली मैथमेटिक्स की वजह से दरियाफ्त हुआ और इस वजह से इंसानों को मैथमेटिक्स की पावर पर और ज़्यादा भरोसा हुआ, कॉन्फिडेंस भी आ गया साइंसदानों को कि हम मैथमेटिक्स के जरिए फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये सब जानते हुए लैपलास ने अपने डीमन के बारे में बताना शुरू कर दिया। लैपलास ने कहा कि अगर मेरे पास तमाम एटम्स की बाउंड्री कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशंस हैं और मेरे पास वेलोसिटीज, फोर्सेस और तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो मैं मुस्तकबिल के बारे में एक ऐसा फार्मूला बना सकता हूं जो मुझे मुस्तकबिल के बारे में तमाम तफसील दे सकता है और इस फार्मूले को हम लैपलास डीमन भी कह सकते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि अगर हम ये समझते हैं कि कोई चीज़ रैंडम है तो उसकी वजह हमारी इग्नोरेंस है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। कायनात में कोई चीज़ रैंडम नहीं है और वो ये कहते हैं कि एक ऐसी एंटिटी मौजूद है, एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जिसे वो अपना डीमन कहते हैं कि उसको तमाम इंफॉर्मेशन एक दिन मालूम होगी और उसकी बेसिस पर वो फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगा सकेगा, कॉज एंड इफेक्ट को आपस में मैप करवा सकेगा। तो लैपलास का ये कहना है कि कोई चीज़ रैंडम नहीं है, हमें लगता है, लेकिन हम हर चीज़ के बारे में फ्यूचर में गैस लगा सकते हैं। तो क्या वाकई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसके बारे में अब जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं। आज तो हमारी इंफॉर्मेशन का ये हाल है कि हम 3 दिन का मौसम प्रेडिक्ट प्रॉपरली नहीं कर सकते और मैं आपको यहाँ पे कार्टून दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की प्रेडिक्शन करते हैं, वैसे वैसे एरर ज़्यादा होता जाता है और वेदर की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और उसकी वजह भी ये है कि वेदर की प्रेडिक्शन में बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरीके से आप समुद्रों की सरफेस के टेम्परेचर का इंडेक्स ले लें, हम कई सालों से उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाल में आपको नज़र आता है कि टेम्परेचर बढ़े हैं और नीले में आपको नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर कम हुए,
लेकिन क्या आपको इनमें किसी किस्म का कोई पैटर्न नजर आता है, कोई सीक्वेंस नजर आता है? नहीं नजर आता है। इसलिए इनको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें रैंडमनेस मिल रही है, हमें कोई भी सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा। स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को प्रिडिक्ट कर पाए तो आप मिलियनर हो सकते हैं, लेकिन वहां भी हमें रैंडमनेस नजर आती है। तो सवाल यह है, बहुत अहम सवाल यह है, फिलोसॉफिकल सवाल यह है कि क्या रैंडमनेस जो हमें नेचर में नजर आती है, कंप्लेक्सिटी जो हमें नेचर में नजर आती है, ये बहुत ज्यादा कंप्लेक्स और अनएक्सप्लेन्ड प्रोसेस से आती है, या सिंपल प्रोसेस से भी कंप्लेक्सिटी जनरेट हो सकती है? अभी आपको इस सवाल का मतलब समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। मसलन हम एक पेंडुलम की बात करते हैं। पेंडुलम एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है। इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्या इसमें कंप्लेक्सिटी आ सकती है? क्या इसको फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका फ्यूचर? इसमें कोई रैंडमनेस मौजूद है? चलें हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सवाल बड़ा सिंपल है कि क्या सिंपल सिस्टम ही डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम होते हैं, या सिंपल सिस्टम में भी हमें कंप्लेक्सिटी मिल सकती है? क्योंकि कंप्लेक्स सिस्टम में तो हमें कंप्लेक्सिटी मिलेगी। हमने ये देखना है कि क्या सिंपल सिस्टम्स में भी हमें कंप्लेक्स सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो मेरे पास एक डबल पेंडुलम है, पेंडुलम मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी दोनों लेंथ है L1 और L2 हैं। अगर हम सेम कर लें तो L बन जाएंगी, और उनके जो वेलोसिटी है पहले की वो V1 है और V2 है। तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एंगल्स जो θ1 और θ2 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बने, और उसके साथ वेलोसिटी V1 और V2। और अब हमने इसकी इक्वेशन बनानी, इसको सॉल्व करना है। लेकिन इसके 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे। वेदर को जब हम कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो वहां पर बिलियन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि वेदर को सॉल्व करना, उसको प्रिडिक्ट करना कितना मुश्किल है। मैं आपको यहां पर इसका मोशन दिखाता हूं। अब आप देखें कि क्या इसका मोशन रैंडम है, या आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आपको नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल रैंडम है। लेकिन अगर इसी पेंडुलम को मैं बिल्कुल हल्का सा मूव करूं तो ये सिंपल पेंडुलम की तरह भी मूव करेगा। तो इसके दो किस्म के मोशन है। ब्रॉडर सेंस में मैं दो किस्म के मोशन ले रहा हूं, लेकिन और मोशन भी होते हैं। एक वो है जो डिटर्मिनिस्टिक मोशन है, जो सिंपल पेंडुलम की तरह ही मूव कर सकता है, जिसकी तस्वीर मैंने आपको यहां पर नहीं दिखाई। लेकिन दूसरा ये मोशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जब मैं इसको बहुत बड़ा स्विंग दूं तो ये मूव करना शुरू कर देता है और रैंडमली मूव करना शुरू कर देता है। तो आप यहां पर देखेंगे अगर हम इसको बड़ा स्विंग दे तो हर मरतबा ये डिफरेंट पैटर्न बनाएगा। मैं आपको यहां पर मुख्तलिफ किस्म के इर्रेगुलर बिहेवियर दिखा रहा हूं इसी पेंडुलम के, डबल पेंडुलम के। और अगर इसकी आखिर में या नीचे लाइट लगा दी जाए तो आपको ये जो ब्लैक कलर की पिक्चर नजर आ रही है, आपको इस किस्म का पैटर्न मिलेगा। और अगर अगली मरतबा आप करेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म का पैटर्न मिलेगा, लेकिन होगा वो भी इर्रेगुलर। तो इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी इक्वेशन अगर बनाई जाए तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आएंगी। इन इक्वेशंस को देख के आप घबराइए मत, क्योंकि इन इक्वेशन को सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहां पर दिखाया। तो जो पहला स्मॉल स्विंग जब इसको देते हैं, हम हल्का से इसको हिलाते हैं तो ये पेंडुलम की तरह मूव करता है। उस वक्त ये डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में होता है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको दूर से छोड़ूंगा, इसको ज्यादा स्विंग दूंगा, तो फिर ये रैंडम मोशन करता है, ये घूमेगा अपने गिर्द जो आपने पीछे देखा, और उसको सॉल्व करना पड़ता है कंप्यूटर्स के जरिए न्यूमेरिकली। और इस सोल्यूशन को हम क्योटिक सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रैंडमनेस आती है। तो फिर क्योस है क्या? क्योस की मैंने आपको यहां पर डेफिनेशन बता दी है। आप यहां पर देख रहे हैं कि क्योस एक सिंपल सिस्टम से जनरेट हो रहा है जो कि न्यूटन के लॉस को मानता है, और वो है डबल पेंडुलम। इसलिए क्योस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी नेचर में हर जगह पर सिंपल प्रोसेस से भी रैंडमनेस जनरेट हो रही है, क्योस जनरेट हो रहा है। और उसको समझने के लिए हमें क्योस थ्योरी के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो बहुत जरूरी है, और फ्यूचर का मैथमेटिक्स है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल ये देता हूं कि आपने वर्ड बटरफ्लाई इफेक्ट देखा होगा, और बटरफ्लाई इफेक्ट पर एक मूवी भी आ चुकी है। लेकिन इसका लुबे लुबाब ये है, समरी ये है कि अगर ब्राजील में एक तितली परों को फ्लैप करती है, अपने पर हिलाती है, तो मुस्तकबिल में उसके इफेक्ट की वजह से इंग्लैंड में टॉर्नेडो या तूफान आ सकते हैं। तो कॉज कहीं और है, और बड़ा छोटा मामूली कॉज मुस्तकबिल में बहुत बड़े इफेक्ट को जनरेट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल प्रोसेसेस भी इनिशियल कंडीशन
की तरफ सेंसिटिविटी रखते हैं। आपने देखा मैंने पेंडुलम को जब हल्का सा छोड़ा तो वो सिंपल पेंडुलम की तरह डबल पेंडुलम मूव कर रहा था, लेकिन जब मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग दिया, इनिशियल कंडीशन चेंज की, तो वह रैंडमनेस आ गई। तो रैंडमनेस कहाँ से आती है? रैंडमनेस दो जगह से आती है। पहली चीज़ हमें पता है कि जब हम क्वांटम लेवल पर जाते हैं, हर चीज़ के छोटे लेवल पर जाते हैं, तो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि वहाँ पर रैंडमनेस आपके पास आ जाती है। वहाँ पर आप अगर जाएं तो आपको श्रोडिंगर की इक्वेशंस और आपको डिब्रॉय की इक्वेशंस और वो जितनी भी इक्वेशंस हमने देखी थी, वहाँ पर आपको रैंडमनेस मिल रही होती है। लेकिन उसके साथ साथ इनिशियल कंडीशंस भी रैंडमनेस क्रिएट करती हैं। तो जब भी आप किसी प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी अगर इनिशियल कंडीशन चेंज होंगी तो वो प्रोसेस मुख्तलिफ किस्म की रैंडमनेस आपको देगा। मैं आपको यहाँ पर एक बिलियर्ड बॉल का टेबल दिखा रहा हूँ, और अगर आप इसमें बॉल फेंकें, एक बॉल ऐसी जो फ्रिक्शन की वजह से रुके ना, तो वो आपको इस किस्म के रैंडम पैटर्न्स दिखाएगी। लेकिन यही पैटर्न्स आपको वाईफाई के सिग्नल में भी मिलते हैं, जो बार बार आपकी दीवारों से मुख्तलिफ जगहों से रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर हमने वाईफाई के सिग्नल्स को पढ़ना है, अगर हमने बिलियर्ड बॉल के रैंडम प्रोसेस को देखना है, तो फिर भी हमें क्योटिक थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। और इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया पॉइनकेरी ने। अगर मैं नाम से ही ले रहा हूँ, पॉइनकेरी इनका नाम है। इन्होंने 3 बॉडीज ली जो कि एक ही किस्म का मैस रखती थी, और उनके इंटरेक्शन को देखा, और उन्होंने देखा कि उनका इंटरेक्शन जो है वो क्योटिक है। आपका सवाल ये होगा कि सूरज के गिर्द इतने प्लैनेट्स मूव करते हैं, लेकिन वहां पे तो हमें क्योटिक या रैंडमनेस नजर नहीं आती, वहां पे अनप्रिडिक्टेबिलिटी नजर नहीं आती, तो 3 बॉडीज में कैसे आपको रैंडमनेस मिल रही है? तो इसका जवाब यह है कि इन तीनों बॉडीज का मैस सेम है। अगर इनमें से किसी एक बॉडी का मैस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे सूरज का मैस है, और बाकी बॉडीज़ का मैस छोटा होगा, तो वो फिर उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देंगी और वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकती हैं। लेकिन इस केस में हमारे पास तीनों बॉडीज़ का मैस सेम है, और उन्होंने सबसे पहले क्योटिक बिहेवियर्स को देखा और उनको पढ़ने की ज़रूरत समझी। क्योटिक बिहेवियर की एप्लीकेशन में आपको बता सकता हूँ, मसलन आपने एक टाउन को प्लान करना है, आपने 10 साल की पॉपुलेशन देखनी है, उस लिहाज से अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, बच्चों के लिए ग्राउंड्स बनाने हैं, तो आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना देखकर। आज अगर इसकी वैल्यू पॉपुलेशन XN है, तो अगले साल पॉपुलेशन XN+1 होगी। बस ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो हम हर साल की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं XN+1 = AXN। तो XN है आज की पॉपुलेशन, और ये कैलकुलेशन 300 साल पहले एक मैथमेटिशियन ने की थी जिनका नाम था मेल्थस। तो आपके टाउन की आज की पॉपुलेशन XN, अगले साल क्या होगी? AXN, जो कि बराबर होगी AXN+1। और अगर A1 है तो फिर आज की जो पॉपुलेशन है इस साल की, वो अगले साल की पॉपुलेशन के बराबर होगी। अगर A बड़ा है 1 से तो अगले साल की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और अगर A छोटा है 1 से तो अगले साल की पॉपुलेशन कम होगी। ये एक सिंपल सा मॉडल है, एक सिंपल सी इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मुश्किल कर लें तो हमारे पास XN+1 = R × XN1 - XN आ जाएगा। लेकिन आपको इस इक्वेशन को समझने की ज़रूरत नहीं है। आप ये अज्यूम करें कि ये पॉपुलेशन की इक्वेशन है, उसका मॉडल है, और इसके ज़रिए हम आने वाले साल की पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। R इसमें कंट्रोल है, एक पॉपुलेशन कंट्रोल फैक्टर है जो हमने डाला है, और इससे रैंडमनेस जनरेट होती है। जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो R की वजह से रैंडमनेस जनरेट होती है। मैं आपको R की वैल्यू दिखाता हूँ। R अगर आप 2 ले लेंगे और उसके बाद पॉपुलेशन कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो थोड़ी ट्रांजिशन होगी, और उसके बाद पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि आपके पास पॉपुलेशन कांस्टेंट चल रही है, चेंज ही नहीं हो रही। अब आप R की वैल्यू 3.2 डालकर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास एक पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाएगा, और ये पैटर्न हर 2 पॉइंट्स के बाद रिपीट होगा। तो इसका एक पॉइंट ऊपर है, एक नीचे, यानी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, और अगले साल पॉपुलेशन कम हो गई, फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो क्या हुआ? ये डिटर्मिनिस्टिक है, पैटर्न है, आप इसको डिटर्मिन कर सकते हैं। अब हम R की वैल्यू 3.5 ले रहे हैं, तो अब आपके पास फिर पीरियोडिक एक सीक्वेंस आ रहा है, लेकिन ये 8 पॉइंट्स के बाद पीरियोडिक हो रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर एक वैल्यू, यहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यू, 8 वैल्यूज डिफरेंट हैं, फिर अगली 8 वैल्यूज वैसी हैं, फिर अगली 8 वैल्यूज वैसी हैं। तो इस तरीके से आपके पास एक डिटर्मिनिस्टिक ग्राफ आ रहा है। लेकिन अगर आप R की वैल्यू 4 ले लें तो अब आपके पास क्योस आ रहा है। अब एक ऐसी वैल्यू आ रही है जिसका पिछली वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं और आपको कोई सीक्वेंस नहीं मिल रहा। इसको कैसे आपने सॉल्व करना है?
तो यहाँ पर आपकी क्योस थ्योरी आएगी जो कि आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो मैं यही चीज़ आपको ऐसे दिखा रहा हूँ कि अगर r की वैल्यू 2.4 से लेकर तकरीबन 3 तक थी तो आपके पास एक फिक्स सोल्यूशन आ रहा था, एक सोल्यूशन आ रहा था उस पूरी इक्वेशन का। लेकिन जैसे ही आप 3 से आगे गए तो अब आपके पास 2 पॉइंट्स आने शुरू हो गए, 2 सोल्यूशन आने शुरू हो गए। कभी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये सोल्यूशन ले रही थी, कभी ये सोल्यूशन ले रही थी, इनमें डांस कर रही थी। इसी तरीके से जब आप 3.4 की तरफ आए तो अब आपके पास 4 सोल्यूशन आ गए, फिर आपके पास 8 सोल्यूशन आए जो हमने देखे थे ग्राफ में। और जैसे ही आप 3.5 से आगे गए तो अब आपके पास बेइंतहा सोल्यूशन आना शुरू हो गए। यहाँ पर क्योटिक बिहेवियर आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा सोल्यूशन शुरू हो गए। इसका मतलब कि आप क्योटिक बिहेवियर की तरफ चले गए हैं और अब आपके पास क्योस थ्योरी की गुंजाइश बाकी है। तो क्योस थ्योरी की एप्लीकेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स में आती है। आपको मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं। इन्हीं को यूज़ करते हुए आपके पास फ्रैक्टल्स आते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो फर्न के आपने लीव्स देखे हैं, इनको बार बार फ्रैक्टल्स के ज़रिए, क्योस थ्योरी के ज़रिए, उनके एल्गोरिदम्स के ज़रिए हमने कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए बनाया। तो यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम देखें तो इसमें सिंपल एक इक्वेशन लिखी है और उस इक्वेशन को बार बार मैनिपुलेट करके हमने वो फर्न्स बनाए हैं। इसी तरीके से हमें नेचर में क्योंकि क्योस थ्योरी जगह जगह नज़र आती है तो हम वीडियो गेम्स में जब पहाड़ बनाते हैं तो उनको भी क्योटिक बिहेवियर, क्योटिक इक्वेशंस के साथ बनाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जगह क्योस थ्योरी यूज़ हो रही होती है। अगर आपका माइक्रोवेव कुकर क्योस थ्योरी पर बेस कर रहा है तो वो चीज़ों को जल्दी गर्म करेगा। इसी तरीके से बॉयलर ट्यूब्स में, कार सस्पेंशंस में, डीसी पावर सप्लाईज में हर जगह पर क्योस थ्योरी का इस्तेमाल हो रहा होता है। आप किसी भी दरिया के डेल्टा को देखें तो वहाँ पर भी आपको क्योस थ्योरी नज़र आएगी, आपको इर्रेगुलर बिहेवियर नज़र आएंगे। दरख्तों में देख लें, दरख्तों के पत्तों में देख लें, आपको इर्रेगुलर बिहेवियर नज़र आएंगे। आपको स्मोक में, आपको दरिया की, समंदरों की वेव्स में इर्रेगुलर बिहेवियर नज़र आएंगे। आपको स्पेस में एस्ट्रॉयड्स, मीटियोरॉइड्स, ये तमाम इर्रेगुलर बिहेवियर रखने वाली इर्रेगुलर शेप्स हैं और इनको पढ़ने के लिए हमें क्योस थ्योरी की ज़रूरत है। क्योस थ्योरी फ्यूचर का, मुस्तकबिल का मैथमेटिक्स है। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा मुस्तकबिल का मैथमेटिक्स कैसा होगा। वो हमें रैंडमनेस को टैकल करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स देगा और इन टूल्स का जो पूरा एक नाम है वो है क्योस थ्योरी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।